Hi everyone, welcome to the channel. I think I am visible. Okay. Basically, today we are going to discuss about the commerce and accountancy paper, and we are going to discuss about the 2019 question paper. So we will get a quick analysis of this पेपर एंड देखेंगे कि कितना न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जाता है, कितना थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, एंड अगर कोई न्यूमेरिकल छोड़ कर जाता है तो वो कितना सक्सेसफुल रहेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो थोड़ा एनालाइज करते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज आंसर्स के अगेन आई एम टेलिंग यू कि किसी का पीडीएफ नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। तो आंसर्स पहले खुद लिखेंगे एंड अगर हो सकेगा एंड इफ़ अगर आप चाहेंगे तो फिर उसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियोस के थ्रू ही अपने हैंड रिटन नोट से। ओके, सो इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एंड शेयर कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। तो ये आपका 2019 का पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ पेपर वन आज डिस्कस करेंगे, पेपर 2 कल कर लेंगे। देन मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी 5-6 साल के एटलीस्ट पेपर हम पहले क्वेश्चन पेपर्स देखें, थोड़ा एनालाइज करें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि अगर आप नोट्स रिवाइज भी कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनसे बन चुके हैं या क्या क्या बन सकते हैं। बट बेसिकली देखिए, मुझे ये लगता है जैसे जो भी मैंने एनालाइज किया है कि इट इज़ नॉट सो टफ। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में, स्कूल लेवल में अगर आप एवरेज भी थे, स्टिल इट इज़ नॉट टफ। तो आप देखिए क्वेश्चन पेपर को एंड लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2019 का, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। सो क्वेश्चन पेपर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये किसी का भी पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देखिए, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो देखिए 8 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देयर विल बी 8 क्वेश्चंस, 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। 5 क्वेश्चंस हमें टोटल अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, कंपलसरी है। मीन्स ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने होंगे, चाहे आते हों या ना आते हों। तो ये तो आपको सारे करने ही करने हैं। एंड इसके अंदर देखिए, जो न्यूमेरिकल थोड़े कम प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए फ़ायदा ये है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। तो न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है तो फर्स्ट एंड 5 टोटल थ्योरेटिकल है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। एंड बाकी जो 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तो ये हो गए कंपलसरी करने ही करने हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं तो आपको किसी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस लेने होंगे एंड किसी दूसरे सेक्शन में से एक, क्योंकि बाकी आपको 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 में से 2 तो कंपलसरी हो गए, बाकी बचे 3 आप दोनों सेक्शंस में से, लेकिन हर सेक्शन में से एक एक लेना ही लेना होगा। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो 2 सेक्शन है, ए है बी है। ए में से भी 2 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बी में से भी 2 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कंपलसरी है। बाकी बचा आपका एक क्वेश्चन जो आप किसी भी पार्ट में से ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा इसलिए बता दिया है क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम इसके प्रिपरेशन कर रहा हो सो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, जिसको पता है तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अटेम्प्ट करना ही करना है, आता हो या ना आता हो। जैसे अब इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर भी, एंड आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 5 पार्ट्स है एंड हर पार्ट जो है वो 10 10 10 10 10 10 मार्क्स का है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 50 मार्क्स का हो गया, विच इज़ कंपलसरी। एंड आपको हर पार्ट 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो अगर आपने नोटिस लिखे होंगे तो आपको पता होगा 150 वर्ड्स में कितना नोटिस आप लिखते थे, तो उसके 3 गुना कर दीजिए, उतना आपको आंसर लिखना होगा, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है, ये सारे थ्योरेटिकल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द कंपनीज बाय बैक देयर ओन शेयर्स। कंपनीज जो होती है वो शेयर्स इशू करती हैं, तो वो अपने शेयर्स वापस क्यों बाय बैक करती हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इशू ऑफ बोनस शेयर्स। दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट्स के आंसर करने होंगे एंड ये आपको क्लास 12th के बेसिक जो अकाउंटेंसी होते हैं उसमें है एंड सिलेबस में भी स्पेसिफिकली मेंशन है शेयर्स का चैप्टर। तो इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स के आंसर करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो कंपनीज अपने शेयर्स क्यों वापस खरीदती हैं, दूसरा कि बोनस शेयर्स को इशू करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है वो शो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए एंड देन एक्सप्लेन कीजिए।
तो इसके लिए आप अगेन 12th की बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, या अगेन आपके पास नोट्स हों तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देन देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू प्रेजेंट्स टू बेसिक प्रॉब्लम्स। जब भी हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, पहली टाइम की, दूसरी उसको मेजर करने की। तो ये तो बता दिया है कि ये प्रॉब्लम है, कि आप इससे एग्री करते हैं। तो अगेन इसके लिए आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो मीन्स जो रिवेन्यू हुए है, अगर आपको पता है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि रिवेन्यू रियलाइज तो हो जाता है, मीन्स आपको ये तो पता चल जाता है कि हाँ हमारा रिवेन्यू हो चुका है, लेकिन जब तक वो रिसीव नहीं होता तो टाइमिंग की प्रॉब्लम। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको देखना होगा कि अगर एग्री हैं तो यस और नो में आंसर करना है, फिर बताना है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इसका आंसर लिखना बहुत ही बेसिक चीज़ है, एंड ये भी अगेन आपको 11th 12th की अकाउंटेंसी की बुक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। First part, how would you determine the annual value of let out house property which remained vacant for the part of previous year? तो जो आपका 5 सोर्सेज होते हैं इनकम, जो इनकम टैक्स हम निकालते हैं, तो उसमें जो सेकंड सोर्स होता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके अंदर हम एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, एंड अगर जो हाउस है वो वेकेंट रहता है तो उसकी भी कंडीशंस होती हैं। अगेन ये आपको इनकम टैक्स चैप्टर से करना होगा, नोट्स में भी ये अवेलेबल है। सो दिस इज अगेन ईजी क्वेश्चन है, मैं इसको टफ नहीं कह सकती। सो दिस इज ईजी क्वेश्चन। देन देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये कंपलसरी है, ये तो आपको करने ही करने होंगे। तो देखिए आप कंपलसरी में अकाउंट्स आ गया है, इनकम टैक्स आ गया है। देन देखिए अब कॉस्टिंग का आया है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन शटडाउन कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। तो इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग ऐसे अच्छा रहता है कि बीच में लाइन ड्रॉ करें एंड देन हम दोनों के डिफरेंसेस बताएं। एंड इसमें बोल भी दिया है दैट एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो अगर बोल दिया है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स देने ही देने हैं। अगर नहीं बोला जाता तो भी आई थिंक यू शुड राइट द एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होगा। देन देखिए फिफ्थ पार्ट जो कि अगेन कंपलसरी है कि 5 मेजर पॉइंट्स बताइए जब भी ऑडिटर ऑडिटिंग करता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो उसे क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो ऑडिटिंग की बहुत छोटी सी बुकलेट आती है, वो उसके उसके अंदर सभी है कि ऑडिटिंग अगर बैंक की हो तो क्या करना होता है, अगर ऑडिटिंग किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की है तो क्या करना है, ऑडिटिंग अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है या किसी कंपनी की है तो कैसे ऑडिटिंग करनी होती है। तो ये पांचों के पांचों जो बेसिक क्वेश्चंस थे ये इजी हैं। अगर ये देखिए आपने नहीं भी पढ़े होंगे एंड अगर आपको थोड़ा आंसर राइटिंग आती है तो आप इनके आंसर्स थोड़े बहुत लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको नोट्स या बुक से मिल जाएंगे। सो इजी था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि टफ है। अभी देखते हैं 2020 में कैसा पेपर आता है। अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से या तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, एक तो करना ही करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैसे हैं। अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस एंड देन वी विल चूज। तो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन के ए पार्ट पे हम जाएंगे। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड अमलगमेट हो गए हैं, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के क्वेश्चंस होते हैं। अप्रैल 1 2019 को जो नई कंपनी है उसका नाम रखा गया है ब्लैक होल लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने बिजनेस जो है वो उसका टेक ओवर कर लिया। एंड अब ये बैलेंस शीट गिवन है सन लिमिटेड की एंड मून लिमिटेड की। तो लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है दोनों के, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गिवन है, डिबेंचर्स हैं, देन कितने के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एंड अब बैलेंस शीट बनानी है ब्लैक होल लिमिटेड की अप्रैल 10 को। स्पेशली यहाँ पर मेथड बोल दिया गया है दैट इज यूजिंग द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नाउ अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोला है तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। अब जिसको ये क्वेश्चंस आते हैं वो तो इस सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर किसी को नहीं आता है तो आई थिंक ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। पहले आप सेकंड का बी पार्ट एंड सी पार्ट भी देखें, बट ए पार्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि बिना तैयारी के ये नहीं आ सकता। तो आपको
पहले इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। देन देखिए सेकंड का बी क्वेश्चन क्या है, टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दोनों की ऑपरेटिंग डिटेल्स गिवन है। अगेन दे डिसाइडेड टू मर्ज, ये कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। कैपेसिटी गिवन है, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ब्रेक इवन एनालिसिस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, सेल्स से कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है वो गिवन है, एंड उनकी कैपेसिटी गिवन है टू अर्न अ प्रॉफिट। सो ये सब कंडीशंस गिवन है। देन आपको क्या प्रिपेयर करनी है, दोनों की जो मर्ज, अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैलकुलेट करना है, सॉरी मैंने अज्यूम करके ये प्रपोजल, फिर कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा अगर 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, मर्ज्ड प्लांट की सेल्स कितनी होंगी। तो इसके अंदर आपको थोड़े कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये थोड़े बहुत बेसिक होते हैं। ब्रेक इवन सेल्स जहाँ पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। जिसको ये क्वेश्चन आता हो वो अटेम्प्ट करे, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्किप कर देना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते। और अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इजीली जाओ, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कीजिए, कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कंडीशंस होती हैं, वो आपकी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाली, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाली, फिर अगर कोई रेजिडेंट बन जाता है तो अगेन उसकी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाली, नॉन रेजिडेंट की कंडीशंस, तो उसके अंदर कंडीशंस होती हैं जैसे कि लास्ट ईयर कितने साल वो रहे। ठीक है, तो वो आपको कंडीशंस अगर याद हैं, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन सेकंड नंबर का सी पार्ट की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सी पार्ट इज वेरी इजी अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर अच्छे हैं, लेकिन सेकंड का जो ए पार्ट एंड जो बी पार्ट है, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं, अगर आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग डेली 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिलीव मी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे इजीली हो जाएंगे। एंड कैलकुलेटर भी अलाउड होता है आई थिंक, तो कैलकुलेटर भी अलाउड है। सो आपको बेसिक्स हर दिन 2 या 3 क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल्स रखिए, तो एंड थ्योरी को लर्न करते रहिए। तो 2 या 3 क्वेश्चंस, अभी पेपर के लिए बहुत टाइम है, कम से कम 9 मंथ्स हैं, तो सितंबर में जो है वो मेंस होगा। तो 9 मंथ्स के अंदर अगर आप हर दिन भी क्या करेंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद हिसाब लगा कर देखिए कि आपके पास 9 मंथ्स हैं एंड 30 इंटू में 9 270 को हर दिन 3 क्वेश्चंस भी करेंगे तो 810 क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड 800 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट, तो पेपर इजीली क्रैक हो सकता है। देयर इज नथिंग सो टफ। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, सो अगर हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी टॉपिक की बात करते हैं। देन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब मान लीजिए आपको सेकंड में न्यूमेरिकल्स पार्ट आपने करे ही नहीं है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में फिर से आपको न्यूमेरिकल दिखेगा। इसके अंदर देखिए मिस्टर एक्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लुधियाना के अंदर, एंड उन्हें ये फैसिलिटीज, इमोल्यूमेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, अलाउंसेज एंड जो भी कुछ है, एंटरटेनमेंट, डेप्यूटेशन अलाउंसेज, जो भी कुछ मिल रहा है ये हम नहीं रीड करेंगे क्योंकि इसके सॉल्यूशंस में बनाऊंगी, अपने नोट्स में बनाऊंगी, एंड अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो मैं इनके आंसर्स वगैरह सब अपने आप सॉल्व करके देन उसका पीडीएफ बना के आई विल अपलोड द आंसर्स। आज अभी हम पहले कुछ दिन सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। देन देखिए ये कुछ गिवन है एलआईसी प्रीमियम, अब सैलरी इनकम निकालनी है तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इनकम टैक्स है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। देन देखो क्वालिफिकेशन क्या होगी अंडर सेक्शन 80C, तो सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर जैसे डिडक्शंस मिलती हैं। अब सेकंड का अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 आता होगा, वैसे क्वेश्चन नंबर जो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, थर्ड का जो ए पार्ट है दिस इज इजी। ये इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन है ये टफ पार्ट में नहीं है, मींस अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड के बी पार्ट, सी पार्ट दोनों थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको ऑप्ट तभी कीजिएगा अगर आपको क्या आते हो, न्यूमेरिकल्स आते हो। तो थर्ड के बी पार्ट में पूछा है बजटिंग क्या होती है, तो बजटिंग इज वेरी इजी। बजटिंग सिस्टम के एसेंशियल्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। 3 पार्ट हैं, 15 मार्क्स का है, 5-5 मार्क्स में तीनों के आंसर्स लिखिए। थर्ड का सी पार्ट, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या स्टेप्स को लिया जा सकता है टू इम्प्लीमेंट एबीसी सिस्टम, तो ये अगर किसी ने नेट का एग्जाम दिया है तो ये उसके अंदर भी था कॉस्टिंग। तो जो कॉस्टिंग थर्ड का बी सी पार्ट, अगर किसी ने इनकम टैक्स के क्वेश्चंस किए हैं
एंड फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी भी किया है, तो उसके तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। देन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है आई थिंक वो पूरा थ्योरी है, तो अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं आते तो वो क्वेश्चन नंबर 1 करे, क्वेश्चन नंबर 4 करे। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो और लेना ही लेना होगा, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको थ्योरी पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जैसे पूछा गया है डेप्रिसिएशन बताइए, 11th के अंदर आपने सीखा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब 6 यूज करते हैं तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। यहाँ पे आपका थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्री रिक्वेसाइट्स क्या क्या हैं, तो थ्योरी क्वेश्चन है। देन कैसे इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होता है, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस जो है, जो ऑडिटिंग की बुकलेट आती है उसके अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे ऑर्डर कर सकती है किसी भी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए या किस सर्कमस्टांसेस में, तो ये आपको ऑडिटिंग में मिलेगा, ये आपको दोनों क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग के अंदर मिलेंगे। ये जो 4th का बी पार्ट है ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, या वैसे कुछ पार्ट्स उसके अंदर भी दिए हुए हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, तो आप सभी ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं आते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है ये पेपर लेने का या इस ऑप्शनल को लेने का, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं तो, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है ना, थोड़ा सब्जेक्टिविटी रहती है। जैसे आप आंसर्स लिखेंगे तो अगेन जो मार्क्स होंगे हो सकता है वो थोड़े बहुत कटे, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट मजबूत होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो उसके अंदर आपका ऑप्शनल में 300 या 300 से अबव स्कोर बन जाता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं मेंस को क्रैक करने के। इसीलिए न्यूमेरिकल्स को मैं आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड टिप, हर दिन कम से कम 3 क्वेश्चंस करिए, नहीं आते हैं सॉल्यूशंस को देख देख के करिए, आपको आ जाएंगे अगर न्यूमेरिकल पार्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब सेक्शन नंबर बी की बात करेंगे, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है तो आपको इसी में से देखना होगा, सेक्शन नंबर बी में से। 5th पार्ट कंपलसरी करना ही करना है। सबसे पहले प्रॉफिट्स का मैक्सिमाइजेशन करना जो इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट इज नॉट एज एक्सक्लूसिव एज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है कि कोई भी कंपनी होती है तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्लैशेज आते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसी के बारे में कमेंट करने को आपको बोला गया है। दूसरा, एक फर्म को पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए हाई डिविडेंड पे आउट की, तो क्या ये सही है? तो हमेशा हाई डिविडेंड पे आउट जो पॉलिसी है क्या वो हमेशा सही होती है? तो हमेशा सही नहीं होती। हमेशा सही क्यों नहीं होती? तो फिर उसके रीजंस लिखने हैं। देन अगेन इसके पॉइंट्स हैं, अगर आंसर्स चाहिए देन आई विल मेक द नोट्स ऑफ इट एंड आई विल शेयर इट विद यू। देन इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है एबिट ईपीएस एनालिसिस के अंदर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है, 11th 12th में भी आपने किया होगा। लास्ट पार्ट है सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड के थ्रू इज बेटर चॉइस देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड की एडवांटेजेस बतानी है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप सभी लोग जो है मिलकर कहीं पे पैसा जो है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, आप कहीं पे डरते हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हालांकि दैट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो वो हर जगह है, लेकिन आप कहीं बड़े प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। सो दैट इज द वेरी मीन्स, आपको एक तरीके से बोल सकते हैं जो सबसे सेफ तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो म्यूचुअल फंड होता है। तो यहाँ पे आपको उसके एडवांटेजेस लिखने होंगे। ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आपको करने ही करने होंगे, आते हो या ना आते हो। देन क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब आपको जो 6th 7th 8th है, अगर आपने न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट में चूज नहीं किया है, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं लेने हैं तो देखिए आपको जो 6th पार्ट है, 7th है, 8th है, इसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे। एंड 6th में भी आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है,
इजी क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देन इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको एक स्टेटमेंट बनानी है कि कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी अगर 1,04,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। एंड आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो मीन्स इवनली थ्रू आउट द ईयर की गई है एंड ओवरहेड्स भी हुए हैं। सो ये क्वेश्चन है बेसिकली, आता हो तो करें, नहीं आता है तो फिर सिक्स का बी पार्ट भी न्यूमेरिकल है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स को नहीं टच किया है तो आपको सिक्स क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। सिक्स क्वेश्चन के जो सेकेंड पार्ट है इसके अंदर भी आपको ये गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल, आपको कैश फ्लो निकालना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपने 12th में भी सीखा होगा, अदरवाइज नोट्स में भी आपने सीखा होगा। तो कैश फ्लो अगेन मैम आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने बेसिक्स थोड़े से अच्छे से किए होंगे या एवरेज भी होंगे तो इजी रहेगा। देन देखिए नेट इनकम अप्रोच क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग से, तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अब बात क्या आएगी, मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी के अंदर सिर्फ जो है वो थियोरेटिकल ही आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर अब 7th देखिए। अब देखो अगर आपने न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी टच नहीं किया तो आपके 3 क्वेश्चन तो हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7th में भी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया, डेब्ट इक्विटी मिक्स डाल दिया है, आपको एडिशनल फाइनेंस निकालना है, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल वेटेड एवरेज निकालना है। तो इसके सॉल्यूशंस इफ यू वांट आई कैन शेयर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। पहले हम 3-4 दिन पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स भी अपने नोट्स के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, मैं पीडीएफ नहीं यूज़ कर रही हूँ एंड अभी अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँगी ना आपके सामने तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड अभी देखिए ऐसा भी नहीं है कि मुझे भी सारे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा अभी मैं अगर जस्ट आपके सामने अभी सॉल्व करने लग जाऊं तो हो सकता है 1-2 मिस्टेक हो जाए। तो गलत अपलोड करने से अच्छा है थोड़ा टाइम लेके अच्छे से पहले मैं अपने इनके आंसर्स लिखूं एंड फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आंसर्स नहीं बताएं। आंसर्स बताने के लिए बेस्ट आंसर्स होने चाहिए, क्योंकि आंसर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत लोग देखेंगे कभी ना कभी। तो गलत आंसर्स या जो अच्छे आंसर्स ना हो वो शेयर करना इज़ नॉट यूजफुल। तो अच्छे आंसर शेयर करेंगे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देन देखो 7th का बी, ये भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। देन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है। तो आपने 12th में देखा होगा रेशो एनालिसिस का चैप्टर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। 7th का जो सी पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल आ जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है एक, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि CAPM क्या होता है उसके। अब इसके अंदर देखो 3 पार्ट्स नहीं पूछे गए, 4 पार्ट्स पूछे गए हैं। CAPM है क्या, CAPM इक्वेशंस के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हर कंपोनेंट को समझाइए, उससे जो रिटर्न है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन इजीली सॉल्व अगर आपने कौन सा टॉपिक किया हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक किया हो तो इजी है। तो अगर मान लीजिए आपने न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं किए, तो अगर आप 7th क्वेश्चन भी ऑप्ट करते हैं तो आपके 15 और 15 30 नंबर का हेर फेर हो जाता है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स थोड़े थोड़े तो प्रैक्टिस करने ही होंगे, क्योंकि कम से कम अब इस पेपर के अंदर अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंदर कम से कम अगर आपने न्यूमेरिकल्स को टच भी नहीं किया है तो आपके 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स फिर भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे या छोड़ने पड़ेंगे। तो 30 मार्क्स का आपको इधर उधर हो जाता है अगर आप न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी टच नहीं करते। सो न्यूमेरिकल्स को थोड़े थोड़े बेसिक से करना शुरू कीजिए, हर दिन 3-3 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए, आधा घंटा लगाइए, पौना घंटा लगाइए, लेकिन हर दिन 3-3 क्वेश्चंस करिए। बिलीव मी लास्ट में जब आप आएंगे तो आपका विद इन 9 मंथ्स बहुत अच्छे से मीन्स आपको बेसिक जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट भी सॉल्व कर देंगे तो आई थिंक स्टेप मार्किंग भी होती ही होगी। 8 पार्ट इजी, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। मनी मार्केट इजी, मनी मार्केट उसके फीचर्स, फंक्शंस 12th बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में भी पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड 12th में भी आपने बहुत रट्टे मारे होंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1। ये 2019 का पेपर था, पेपर 1 है ये। पेपर 2 कल अपलोड करेंगे
ठीक है, तो हर दिन हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो के थ्रू हमने ये देखा कि अगर आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आपको 30 मार्क्स का क्या होगा, आपको 30 मार्क्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी आपको छोड़ने होंगे, मीन्स कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो एक तरीका है कि हर दिन 3 3 क्वेश्चंस, 2 2 क्वेश्चंस, जो भी आपको लगे, या तो वो करते रहिए, वरना फिर आपको 30 मार्क्स का लॉस उठाना पड़ेगा। एंड अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से करते हैं तो आप जो है सभी न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करके एंड थ्योरी कम पार्ट में अटैम्प्ट करके जो मार्क्स हैं वो अपने मीन्स फुल फ्लेज्ड जो हैं वो ले सकते हैं चेकर से। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। तो आई थिंक आई विल गो विद न्यूमेरिकल। आप अपना डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है एंड पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो रेस्ट इज़ योर डिसीजन। सो थैंक यू सो मच। ये आज हमने फर्स्ट पेपर 1 डिस्कस किया है, कल पेपर 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एंड सॉल्यूशंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज ओनली द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर। आंसर्स के एनालिसिस जैसे अगर हम नेट पे ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन उनके पीडीएफ नहीं यूज़ करने हैं बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक्स का डर रहता है। सो आई विल मेक द आंसर्स बाय माई सेल्फ, एंड जो कि बेस्ट आंसर्स हों, ऐसे वैसे आंसर्स ना हो, तो बेस्ट आंसर्स को ढूंढ के लिख कर उनको मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होगा टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ 4 5 वीडियोस के अंदर लास्ट के 5 6 पेपर्स देखते हैं एंड उसके बाद हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम अब कंटिन्यू करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल जो है यूपीएससी के लिए, उसकी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड अब हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल को कंटिन्यू रखेंगे अपने चैनल पे। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी वीडियोस या कोई भी टॉपिक्स, तो वो ज़रूर करूंगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका कुछ सजेशन हो तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। सो थैंक यू, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।